तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, जो कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं जो है ना ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस कवर करूँगा और ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने हैं, याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। मतलब किसी भी राष्ट्र का जो सामूहिक पहचान होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि वो राज्य जहाँ की जो राजनीतिक सत्ता है वो उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है तो उसे क्या कहा जाता है? एक राष्ट्र राज्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? राष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो 4 चित्रों की श्रृंखला कौन से कलाकार ने बनाया था? तो फ्रेडरिक सोरियू ने बनाया था। ठीक है, फ्रेडरिक सोरियू। आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रेडरिक सोरियू। नेक्स्ट है कि अर्नेस्ट रेनन कौन था। तो देखो, जो अर्नेस्ट रेनन था वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ठीक है, कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। क्या बोला? कि मेटरनिक ने बोला कि हमारे समाज का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है। तो कौन था भाई? मैजनी। मैजनी। ठीक है, कौन? मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया। नेपोलियन बोनापार्ट को जो है ना कौन कौन से देशों ने मिलकर के पराजित किया था। तो देखो, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्रस्टा और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति थी वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो जब एकीकरण हो चुका था जर्मनी का, उसके बाद कौन बना सम्राट? प्रसा के राजा विलियम प्रथम। ठीक है, कौन बने थे? प्रसा के राजा विलियम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के मध्य इटली के कितने राज्यों में विभक्त था। 19वीं सदी के मध्य, ठीक है, इटली जो था बेसिकली वो कितने राज्यों में विभक्त था। मतलब 19वीं सदी में इटली में कितने राज्य थे। तो उस टाइम पे टोटल जो है 7 राज्य थे। ठीक है, कितने राज्य थे? 7 राज्य थे। नेक्स्ट है जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है बलूत को। ठीक है, किसे माना जाता है? बलूत को। नेक्स्ट है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी। तो देखो, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी 1832 में। ठीक है, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस जज में पूछा जा चुका है। प्रीवियस जज में पूछा जा चुका है कुस्तुनतुनिया की संधि। नेक्स्ट है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। किसकी छवि जो है ना सिक्के और डाक टिकट पर अंकित किया गया था। तो मारियान का टिकट, मारियान। ठीक है, मारियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड और डैश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो डैश में क्या आ जाएगा? स्कॉटलैंड। ठीक है, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में क्या हुआ था कि एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। ठीक है, देखो, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो उस समय प्रमुख भूमिका कौन निभाया था? बिस्मार्क ने निभाया था। ठीक है, तो बोलता है कि वो कहाँ का चांसलर था। तो वो प्रसा के चांसलर थे। ठीक है, कहाँ के चांसलर थे? प्रसा के चांसलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है।
ठीक है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो रहने वाली जनता होती है वो किसके साथ जुड़ी होती है, तो वो जो है ना बेसिकली अपने समान संस्कृति के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है ना, समान इतिहास के द्वारा और भाषा और लोक परंपरा के द्वारा जुड़ी होती है, मतलब आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुर्वो राजवंश का शासन किस देश में था, ठीक है, बुर्वो राजवंश का शासन कौन से देश में था, तो फ्रांस में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं, नारीवाद कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला कि वो विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नारीवाद, ठीक है, नारीवाद बोला जाता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है, तो मार्सिले कौन से देश का राष्ट्रीय भक्ति गीत है, फ्रांस का, ठीक है, फ्रांस का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ठीक है ना, रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, ठीक है, किसने किया था, बिस्मार्क ने। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है, ठीक है, किसे, रूसो को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने किया था, तो देखो ये जो यंग इटली है और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों का स्थापना किसने किया था, मेजनी ने किया था, ठीक है, किसने, मेजनी ने। नेक्स्ट है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो वियना की संधि कब हुआ था, 1815 ईस्वी में, ठीक है, वियना की संधि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था, ठीक है, तो ये कहा था मेटरनिक ने, ठीक है, किसने कहा था, मेटरनिक ने कहा था, ठीक है। मतलब ये बोलता है कि जब फ्रांस अगर कुछ यहाँ मतलब फ्रांस में कोई बातचीत होती है तो बेसिकली जो पूरे यूरोप में जो है ना वो हलचल होने लग जाता है, ठीक है, तो ये किसने कहा था, मेटरनिक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काबूल को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो किस पद पर, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था, तो 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था बाल्कन क्षेत्र, ठीक है, बाल्कन क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया, कवियों और कलाकारों ने बोलता है कि यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है किस देश को बताया था, तो यूनान को बताया था, ठीक है, यूनान को। नेक्स्ट है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, तो देखो इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, 1861 ईस्वी में, ठीक है ना, 1861 में, ठीक है ना, और जर्मनी का कब हुआ था, तो 1871 में। नेक्स्ट है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने किया था, तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किया था नेपोलियन ने, ठीक है, किसने किया था, नेपोलियन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था, तो देखो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, रूसो थे, ठीक है, कौन थे भैया, रूसो। नेक्स्ट है कि शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसके पहल पर किया गया था, तो प्रशा के पहल पर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, ठीक है, बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का चांसलर कब बना था, तो वो बना था 1871 ईस्वी में,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक हो या कुछ हो। ये किसने कहा था? तो ये मैथ्सनी ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मैथ्सनी ने। तो यहाँ तक हमने देखा 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो कि इनमें से मतलब 70% इम्पॉर्टेंट है, तो तुमको ध्यान रखना है। और मैंने जो भी मार्क किया कि ये इम्पॉर्टेंट है वो सब तो एकदम याद ही कर लेना है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। मतलब 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये से 2 या 3 नंबरिया क्वेश्चंस हैं ये सब। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है सर, तो देखो राष्ट्रवाद क्या होता है कि जो राष्ट्रवाद है वो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रित सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पनादर्श क्या है? कल्पनादर्श को हम लोग यूटोपिया भी बोलते हैं। तो ये बोलता है कि क्या है? तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है, इसे ही कल्पनादर्श या तो यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सोरियू कौन था? तो क्या बोलेंगे कि फ्रेडरिक सोरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्र, ज्ञानोदय, राष्ट्रपिता की एक आदर्श रूप को प्रस्तुत किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र क्या है? तो देखो, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन के अनुसार जो राष्ट्र समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता होता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनमत संग्रह क्या होता है? तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जनमत संग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, इसे ही क्या कहते हैं? रूढ़िवादी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो उदारवाद शब्द जो है ना, बेसिकली ये लातिन भाषा का मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद। ठीक है, तो नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1815 की जो वियना संधि हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो 1815 के वियना संधि का निम्नलिखित उद्देश्य था। सबसे पहला क्या उद्देश्य था कि सबसे पहला उद्देश्य था कि उन कई सारे बदलाव को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए थे। ठीक है, जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुआ था, तो वो बदलाव को क्या करना था? उसको ख़त्म करना था। दूसरा कि बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना। और तीसरा जो उद्देश्य था वो था कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना, ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोल्वेराइन क्या होता है?
तो देखो, जोल्वेराइन प्रशा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारिक शुल्क संघ था जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। इस संघ ने बहुत सी शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि मेजनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1807 को जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था तथा 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है, जो घोर प्रतिक्रियावादी था और वो अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से 1848 तक का जो काल था वो यूरोप के इतिहास में मेटरनिक युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेटरनिक युग का मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी। ठीक है ना, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधा थी? तो देखो क्या लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी जो था वो 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है, जिसे एकीकृत करना एक बड़ी समस्या था और सभी छोटे बड़े सम्राट अपने सर्वस्व अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार भी नहीं था। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के अधीन हो गया था और प्रशा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो देखो 1815 में, ठीक है, रूस, ब्रिटेन, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर के नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है, और इन देशों के प्रतिनिधित्व यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में क्या हुआ? मिले एक सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। ठीक है ना, रूपक से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन है। तो देखो, जब किसी अमूर्त विचार जैसे कि स्वतंत्रता, ठीक है ना, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि, तो ये सभी क्या हुई? ये सब निर्जीव है ना, निर्जीव है, अमूर्त है। तो ये सब विचार को किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूपक कहते हैं। ठीक है, रूपक कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें, ठीक है, रूपक का एक एग्जाम्पल लें। क्या बोला मैंने? अगर हम लोग रूपक का एग्जाम्पल है तो आप लोग कोर्ट में देखे होंगे कि जो एक हमारे पास में न्याय की देवी होती है, ठीक है, जिसकी आंखों में क्या होती है भैया? काला पट्टी लगा होता है और इसलिए बोला जाता है कि जो कानून होता है वो अंधा होता है ना। तो ये क्या है? बेसिक कानून की देवी है तो एक अमूर्त ही है ना, लेकिन हम लोग उसको एक रूप दे दिए हैं, क्या? कानून की देवी। तो इसको हम लोग यहाँ पे रूपक की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? निर्जातीय से आप क्या समझते हैं? तो देखो, एक साझा नस्ली जनजाति या सांस्कृतिक उद्यम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है उसे क्या बोलते हैं? निर्जातीय। ठीक है, नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? मार्क कर लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या भैया? VBI है। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ चला गया? थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मैं आगे चला गया हूँ, है ना। एक मिनट रुक जाओ जरा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन को मार्क कर लो, ये VBI है। ठीक है ना, VBI क्वेश्चन है ये। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो देखो, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त किया। ठीक है, बाद में 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया और उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। ठीक है, ये नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ था। और हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए, ठीक है, 3 नंबर या तो 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो ही हम लोग इतना शॉर्ट लिखेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं, इससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब यहाँ पे छाप देना है। ठीक है,
ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉरी, ये 3 नंबरिया क्वेश्चन है बेसिकली, ये क्या है 3 नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है। 5 नंबर का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1848 ईस्वी के जो फ्रांसीसी क्रांति था उसका रीजन क्या था। 1848 ईस्वी में क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, तो उसका कारण क्या था। तो देखो, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रमुख कारण है वो ये है, पहला कि मध्य वर्ग के शासन का प्रभाव, दूसरा राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, तीसरा समाजवाद का प्रसार और लुई फिलिप की नीति। तो इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण जो है वो लुई फिलिप की नीति है और जनता में उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था। इसके बाद क्या लिखेंगे कि लुईस फिलिप के निरंकुशवाद से वहाँ मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उदारवादी मध्य वर्ग के लोगों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ठीक है। तो देखो, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो। दूसरी ओर एकीकरण के पूर्व जर्मनी 300 से ज़्यादा भागों में बांटा हुआ था, जिसके 2 सबसे बड़े भाग ऑस्ट्रिया और प्रसा थे। ऑस्ट्रिया चाहता था कि जर्मनी उसके अधीन रहे, जबकि प्रसा जर्मनी को अपना करना चाहता था, क्योंकि जर्मनी की अधिकतर जनता प्रसा के अधीन होना चाहती थी, जिससे स्पष्ट है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया ही थी। ओके, तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको याद रखना है, ठीक ना। बस मैं आपको जितना चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जो है ना सभी चैप्टर्स के, ठीक है ना, सभी चैप्टर का जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा और मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के देख लो, प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के देख लो, इससे बाहर तो कहीं नहीं जाने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायता किया उन्होंने, ठीक है। तो देखो, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्ग या परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे राजनीतिक और वास्तविक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रमुखता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्त की भावना प्रबल हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोलता है कि गैरिबॉल्डी के कार्यों की चर्चा करो, ठीक है। या फिर क्वेश्चन दे सकता है कि गैरिबॉल्डी के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है, इस प्रकार से भी। तो क्या लिख देंगे कि गैरिबॉल्डी इटली का एक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक था। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार के संलग्न था और स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में वह यंग इटली आंदोलन से जुड़े और 1834 में पीडमोंट के गणतंत्र विरोध में उसने भाग लिया था। गैरिबॉल्डी मैजनी के विचारों का समर्थक था तथा इटली के एकीकरण के लिए तालुक के नाम एक सेना का गठन किया था। 1807 में गैरिबॉल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया और इस अभियान में नए स्वयंसेवक जुड़ते चले गए और उसकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना, अगर हम लोग देखें तो ये 3 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का ही क्वेश्चन है ये, बट ये 5 नंबर में भी हम लोग यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर में भी हम लोग यहाँ पे इसको शामिल कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखो, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, गैरीबॉल्डी वाला हो चुका था ना। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन है। तो देखो, बेसिकली ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा, उसके बारे में बोला कि टिप्पणी लिखो, ठीक है, टिप्पणी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे पहला तुमको बोला है कि ज्यूसेप मैजनी के बारे में टिप्पणी लिखो, ठीक है। इसके बारे में लिखना है, ज्यूसेप मैजनी के बारे में यहाँ पे टिप्पणी लिखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, चलो यही ले लेते हैं। अगर कलर को, अच्छा यहाँ पे पेंसिल को और पतला किया जा सकता है ना, ठीक है, तो मैं इसको पेंसिल को थोड़ा पतला कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है कि ज्यूसेप मैजनी के बारे में बताओ। तो क्या लिखेंगे, ज्यूसेप मैजनी इटली का महान क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनरी के गुप्त संगठक का सदस्य भी था। 24 साल की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला जो था वो था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य समान विचारों को रखने वाला युवा थे। मैजनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र की मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। वह इटली के प्रदेशों को एकत्रित कर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह राजतंत्र का घोर विरोध करता था, इसलिए मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, ठीक है। दूसरा है कि हमारे पास में काउंट कैमिली दे काउर, काउंट कैमिली दे काउर के बारे में टिप्पणी लिखना। तो क्या लिखेंगे कि काउंट कैमिली दे काउर इटली का एक सार्डियन पिडामांट का एक प्रमुख मंत्री था। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। वह ना तो क्रांतिकारी था, ना ही जनमंत्र में विश्वास रखता था। वह इतावली की अपेक्षा फ्रेंच भाषा को अधिक बेहतर ढंग से बोलता था। फ्रांस से उसके गहरे कूटनीतिक संबंध थे, जिनकी सहायता से 1859 में उसने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था और इस प्रकार काबुल के प्रयासों के परिणाम स्वस्त 1861 में इटली का एकीकरण हुआ और सार्डिनिया के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का शासक घोषित किया गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, इसके बारे में टिप्पणी क्या लिखेंगे। तो देखो, 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रीयवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अन्य लोगों का समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने गए। वहाँ 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी, ठीक है। अच्छा, लास्ट के पॉइंट में क्या लिख सकते हैं कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या है भैया, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवादी संघर्ष में महिलाओं की भूमिका क्या थी, उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि राष्ट्रवादी संघर्षों में सारी दुनिया में महिलाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिला ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादग्रस्त था। महिला ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किया, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों का प्रदर्शन की शिरकत की, ठीक है, शिरकत की। आगे देखते हैं।
परिणाम ये हुआ कि महिला अधिकारी के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के बीच विचार में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखें। फ्रैंकफर्ट संसद पर टिप्पणी लिखें। तो देखो, यूरोप के राष्ट्रवादों में स्वतंत्रता हेतु 19वीं सदी के मध्य में संघर्ष तेजी से शुरू हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में बड़ी संख्या से मिलकर के एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। ओके, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि पॉइंट वाइज अगर हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं ना, ये अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट वाइज ही यहाँ पे इसको सजाया। तो 18 मई 1848 को क्या बोलेंगे, 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने नए समाज से जुलूस में जाकर के फ्रैंकफर्ट में संसद से अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुआ। अच्छा, नेक्स्ट है कि एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संवैधानिक प्रारूप तैयार किया गया। इस राज्य की अध्यक्षता एक जैसे राज्य को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रजा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं को समर्थन किया जो निर्वाचित सभी सभा के विरोधी थे। पांचवा पॉइंट क्या लिख देंगे कि संसद में मध्य वर्ग का प्रभाव बढ़ता ही चला गया और उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया जिससे वे समर्थन खो बैठे। अंततः सैनिकों को बुलाकर असेंबली भंग कर दी गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्र, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपों का प्रयोग किया। ठीक है, फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियान दिया गया जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलकी के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकी पर लगाई गई। मरियान की छवि को सिक्के और डाक टिकटों पर अंकित की गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और इस तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ये वाला पॉइंट जो ना यहाँ से यहाँ तक का लाइन एकदम रट लो, ऑब्जेक्टिव में मिल ही सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? तो अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने निम्नलिखित सुधार किए। पहला तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया और कानून के समक्ष सबकी बराबरी के नियम को लागू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना दिया गया। ठीक है, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, संपत्ति अव्यवस्था को उन्होंने ख़त्म कर दिया और किसानों को भू दासत्व जागीरदारी के शुल्क को मुक्ति दिलाई। फिर है कि यातायात और संचार व्यवस्था में उन्होंने सुधार किया। शहरों में कारीगरी की श्रेणी के संघों को विभिन्न नियंत्रणों के समाप्त कर दिया गया। किसानों, मजदूरों, कारीगरों और उद्योगपतियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। फिर मानक नापतोल के एक समान पैमाने चलाई गई और एक राष्ट्रीय मुद्रा चलाई। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अभी हमको देखना है कि नेक्स्ट है हमारा बालक प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। बाल्कन जो प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो राष्ट्रवादी तनाव है वो क्यों पनपा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बाल्कन प्रदेश में अनेक जाति समूह निवास करते थे। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा, बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के अधीन था जो पतन के कगार पर था। तीसरा क्या लिखेंगे, स्लाव बाल्कन के जाति समूह की उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, अतः ये सभी जाति समूह राष्ट्र राज्य की मांग करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी हिस्सा करते थे और एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख देंगे कि रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और सो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। अतः इन सभी कारणों से बाल्कन में राष्ट्रवाद की तनाव पनपे। ठीक है, अब देखो, अब है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब क्या देखने को मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब ये सभी कितने नंबर के क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो मैं जो है ना आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगा, मेरा गला जो है ना लग रहा है कि ख़राब हो चुका। तो मैं धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। तो आप लोग पॉज करके अगर आप लोग लिखना चाहें बुक में तो लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मैं सारा क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। तो पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर भी हो गया, तीसरा नंबर का क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से है। तो थोड़ा सा क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छा क्वालिटी में दिखे। ठीक है, तीसरा हो चुका है। चौथा नंबर का देखो ज़रा, इधर इधर देख लो, इधर देख लो पहले, चौथा नंबर का इधर देख लो। ठीक है, चौथा नंबर का देख लिया। अब देखते हैं पाँचवा नंबर। देखो यहाँ पे है, ये वाला है हमारा। ठीक है, पाँचवा नंबर का क्वेश्चन, और इस प्रकार से ये है आठवां नंबर का क्वेश्चन। अब हमको नींद भी लगने लगा है। मैं आपके लिए सही बात यकीन कर रहा हूँ, देख सकते हैं 12:50 हो चुका है और मैं लगभग रात के 12:50 में, ठीक ना, रात के 12:50 में आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें, एग्ज़ाम में आप टॉप कर सकें। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, है ना, वीडियो को एक लाइक कर दो। तो मैं जो है ना यहाँ पे चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज, जैसे कि आज मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लाया, इसी तरह से जो है ना मैं हर एक चैप्टर का, ठीक है, साइंस का हो चाहे सोशल साइंस का हो, हर एक चैप्टर का आपके लिए क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ला करके दे दूंगा। ठीक है, और ऊपर से आपके सुविधा के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा कि सोशल साइंस का एक अलग प्लेलिस्ट होगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन, और साइंस का अलग होगा चैप्टर वाइज क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए ना जितनी मेहनत हो सके मैं आपके लिए कर रहा हूँ। बस शर्त यह है कि आपको भी उतना ही मेहनत करना है जितना कि मेहनत हम लोग यहाँ आपके लिए कर रहे हैं। तो अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट डे पे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और हाँ, मैंने जितना भी क्वेश्चंस कराया है वो सब याद कर लेना है। ठीक है, चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।